तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आज वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। हम अपने एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे जिन्हें हम पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हिंदी में कहते हैं हम इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है बेटा, हिंदी में भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग हिंदी में लिख लें। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन परिचय, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, हेरिडिटी वंशानुक्रम और आपका इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। दूसरा जो टॉपिक है आपका स्पेशल चिल्ड्रन एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। स्पेशल चिल्ड्रन विशिष्ट बालक, जो बच्चे जनरल बच्चों से अलग होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी जो भी हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं यानी जो भी हमारे विशिष्ट बालक हैं उनके अकॉर्डिंगली एजुकेशन होनी चाहिए। अगला टॉपिक होगा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, समावेशी शिक्षा और लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम अक्षमताएं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज इन थॉट, भाषा का विकास, भाषा एवं विचार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। सोशल डेवलपमेंट एंड सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, सोशियो एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास। इंटेलिजेंस बुद्धि, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग सृजनात्मकता और अधिगम। अगला टॉपिक है आपका लर्निंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिगम। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज कॉल्ड इन हिंदी मूल्यांकन। और इसके अलावा कुछ सरफिशियल टॉपिक होंगे हमारे, जिसमें हमारी कुछ बेसिक टर्म्स होंगी और जो भी कोई टॉपिक, छोटे छोटे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत बड़े टॉपिक नहीं होते, उनको हम लेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी स्टार्टिंग हमारे फर्स्ट टॉपिक से करते हैं, विच इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन दो शब्दों को। और सबसे पहले एक मेरी बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, हमारी क्लास शुरू करने से पहले जितना मैं आपको कराऊंगी किसी भी टॉपिक में, सिर्फ उतने में से ही आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। 100% जो आपकी क्लास होगी उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ईच एंड एवरी ईयर के क्वेश्चंस आप मैच कर सकते हैं। आफ्टर दैट टॉपिक हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वीडियो। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ वृद्धि और डेवलपमेंट होता है विकास। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ इसमें जान लीजिए, ग्रोथ जो होती है हमारी वो विजिबल होती है। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रोथ विजिबल होती है यानी वृद्धि दिखाई देती है, वृद्धि को आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट जो होता है हमारा वो दिखाई नहीं देता, मतलब दिखती है उसकी चेंजेस, लेकिन आप उसे प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट को फील तो कर सकते हो, लेकिन हर तरीके के डेवलपमेंट का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता। लेकिन ग्रोथ को आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट हार्ड टू मेजर, यानी डेवलपमेंट इज़ हार्ड टू मेजर। डेवलपमेंट को आप प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ जो है वो एक बहुत संकुचित भाग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ग्रोथ जो वर्ड है वो बहुत ही संकुचित अर्थ में लिया जाता है। उसका मतलब जो है लाइक ग्रोथ सिर्फ फिजिकल होती है, यानी जो भी शरीर में दर्शनीय परिवर्तन होते हैं, जो भी दिखाई देने वाले चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। बट डेवलपमेंट इज ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल,
ऑल थिंग्स आर कमिंग इन डेवलपमेंट। जैसे इंटेलिजेंस है, हम इंटेलिजेंस किसी को देख के बता सकते हैं क्या कितनी होगी उसकी? नहीं, बिकॉज इट कम्स इन मेंटल डेवलपमेंट, जो प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जा सकता। बट किसी भी बच्चे को देखकर आप उसकी हाइट बता सकते हैं अप्रॉक्स। आप किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका वेट बता सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ कम्स अंडर द डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ जो है वो किसके अंदर आती है? हमारे विकास के अंदर आती है। तो वर्ड समझ में आ गया होगा आई होप सभी को कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहां तक सबको समझ में आ गया ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आगे चलते हैं हम एक टीचर के रूप में क्यों हमारे लिए इस विषय को पढ़ना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि जब तक हम बच्चे के विकास के हर पड़ाव को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ में आ सकता कि किस एज में बच्चे को किस तरीके की एजुकेशन की आवश्यकता है या किस तरीके से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ये चीज़ क्लैरिटी में नहीं आती है। चलिए तो देखते हैं हम क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी बाल विकास से मतलब होता है एक बच्चे के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, सर्वांगीण विकास जिसमें बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक एक वर्ड को समझ लीजिए। बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो शरीर में होने वाले परिवर्तन जो अपने आप आते हैं, जैसे शरीर के अंगों में वृद्धि होना, भार का बढ़ना। फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं ये होते हैं हमारे शारीरिक स्थितियों के साथ साथ हमारी मन की स्थितियाँ किस प्रकार से चेंजेस होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस जैसे बच्चे में फियर, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारे चेंजेस, और इनको रिफ्लेक्ट करने का तरीका हर एज में बदलता है। जैसे जब छोटा होता है बच्चा तो उसे जब गुस्सा आता है तो ज़मीन पर लेट जाता है, लेकिन क्या हम बड़े हो जाने पर भी यही सेम रिएक्शन देते हैं? नहीं, हर एज पे हमारे रिएक्शंस चेंज होते हैं। तो इमोशनल चेंजेस हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं इन ह्यूमन बींग्स बिटवीन बर्थ एंड द एंड ऑफ एडोलेसेंस, जो कब से शुरुआत होती है? बर्थ से, और एंड द एडोलेसेंस यानी लगभग 18 to 20 ईयर तक जो चेंजेस अक्योर होते हैं एक बच्चे के अंदर। चाइल्ड, हमने एडोलेसेंस क्यों कहा है ये समझ लीजिए। हमने यहाँ वर्ड जो यूज़ किया है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं किया, यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है? चाइल्ड। और चाइल्ड जो माना है हमने वो 14 से 18 साल तक, मतलब बर्थ से लेकर 18 ईयर तक का जो बच्चा है उसको यहाँ चाइल्ड माना गया है। दैट इन्वॉल्व द साइंटिफिक स्टडी, यानी ये साइंटिफिक स्टडी के साथ साथ बच्चों के डेवलपमेंट को समझते हुए, उनके चेंजेस को ऑब्जर्व करते हुए एक टीचर को किस तरीके के बदलाव अपनी एजुकेशन में और अपने बिहेवियर में लाने चाहिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ाते हैं। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कौन कौन से एरियाज हैं डेवलपमेंट के। क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट 2012 में। क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। सेकेंड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक वर्ड कुछ लोगों के लिए नया होगा, तो बेटा संज्ञानात्मक का मतलब होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल से। ठीक है, जो भी मानसिक रूप से परिवर्तन एक बच्चे के अंदर आते हैं दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर है सभी को? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चे के नॉलेज में होने वाले चेंजेस, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में होने वाले चेंजेस क्या कहलाते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड थर्ड वन इज पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। पर्सनालिटी वर्ड जो है इसको नहीं ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर्सनालिटी ओवरऑल होती है जिसके अंदर फिजिकल भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर्सनालिटी वर्ड को हटा दीजिएगा और सिर्फ वर्ड रहने देना है आपको सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो समाज के साथ
उसका जो इंटरेक्शन होता है वो अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सोसाइटी की डिमांड्स हमसे बढ़ती जाती हैं, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी अ पर्सन, अ चाइल्ड चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपने समाज की मांगों के हिसाब से अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में लगातार चेंजेस करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो होती हैं हमारी, वो आपको जो पढ़नी है वो सिर्फ एडोलेसेंस तक पढ़नी है। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ 18 ईयर्स तक ही माना जाता है। तो दैट्स वाई हम जो डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ेंगे वो सिर्फ कहाँ तक पढ़ेंगे, एडोलेसेंस तक। यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पीपीटी में कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी आपको, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर रखिए और नोट डाउन करिए जो भी चेंजेस मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली जो है हमारी एज, दैट इज़ बिफोर बर्थ, विच इज़ कॉल्ड प्री नेटल स्टेज। हिंदी में हम इसे कहते हैं, बेटा हिंदी वाले जो बच्चे हैं प्लीज़ लिख लीजिए, प्री नेटल स्टेज को कहते हैं हम गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। प्रीनेटल स्टेज इज कॉल्ड गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। लिख लीजिएगा, प्रीनेटल स्टेज गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, जो कब से कब तक मानी जाती है हमारी, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ यानी जन्म से पहले। एक बच्चा जब तक वातावरण में नहीं आया है, जब तक वो माँ के गर्भ में होता है, तभी से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम डेवलपमेंट की पहली स्टेज जो मानते हैं वो किसको मानते हैं, प्रीनेटल स्टेज को। ये क्वेश्चन भी आपका 2013 में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था विकास प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन दे देता है वो आपको प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंट स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। तो आपको आंसर क्या करना होगा उसका, प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था। क्लियर है। नेक्स्ट अगली स्टेज आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, INFANNANCY, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंट लिखा हुआ है ना, CY और जोड़ लीजिए। हिंदी में हम इसे कहते हैं शैशवा अवस्था, जिसका पीरियड होता है हमारा जन्म से 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 2 ईयर। क्लियर सभी को यहाँ तक। शैशवावस्था का समय कब से कब तक होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है। ऑप्शन दे दिए गए थे उसमें 0 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, 3 to 4 ईयर। तो कुछ बुक्स आपको ऐसी मिलेंगी जो शैशवावस्था का समय 5 साल तक भी बताती हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और एनसीईआरटी में जो शैशवावस्था का समय दिया गया है वो जन्म से 2 वर्ष दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग जन्म से 2 वर्ष ही करें इसे। ठीक है, इन्फेंसी को लिख लेना हिंदी वाले बच्चे, शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था। अगली स्टेज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। मिडिल चाइल्डहुड को कहा जाता है मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा, देखो यहाँ पे एक चेंज की ज़रूरत है बेटा, 0 to 2 ईयर लिखा है, यहाँ पे कर लीजिएगा 2 to 5 ईयर, क्योंकि 2 से हम सीधा 3 के नहीं हो जाते हैं। 2 से 3 तक का पीरियड भी 2 साल ही कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो इसलिए यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, 3 की जगह 2 कर लीजिएगा प्लीज़। अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड कब से कब तक होगा, 2 से 5 साल। ठीक है, और इसका पीरियड कब से कब तक हो जाएगा, 6 से 12 या 6 से 11 साल। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड ये मध्य बाल्यावस्था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन पूछा गया था मध्य बाल्यावस्था का समय क्या होता है। तो मध्य बाल्यावस्था का समय 6 to 12, 6 to 11। ठीक है, 6 to 11 होता है, वैसे एग्जैक्ट जो टाइम होता है इसका 6 to 11 होता है। यहाँ भी एक छोटे से चेंज की ज़रूरत है, प्लीज़
कर लीजिएगा 6 to 11। नेक्स्ट है आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इसे हम कहते हैं किशोरा अवस्था। ये हमारे जीवन का सबसे कठिन संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल होता है, ऐसा स्टेनले हॉल ने कहा है। और ये यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि किसका कथन है किशोरावस्था कठिन संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल है। तो ये बात किसने कही थी? स्टेनले हॉल ने। ठीक है, किशोरावस्था सबसे कठिन संघर्ष और तनाव एवं तूफान का काल है। नेक्स्ट आता है आपका एडल्टहुड। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो हमने जो स्टेजेस पढ़ी वो हमारी 5 थी। ठीक है बच्चों, और ये दोनों चाइल्डहुड का ही पार्ट हैं। वैसे 4 ही स्टेजेस होती हैं हमारी, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड, ये दोनों चाइल्डहुड का ही पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको अभी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हमने स्टेजेस साथ साथ कौन सी एज तक होती है ये बताया है। नेक्स्ट आते हैं अगली स्लाइड पे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज़, डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन सीटेट में 2 to 3 टाइम आया हुआ है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब से बच्चा जन्म लेता है और किशोरावस्था तक लगातार किसी न किसी प्रकार का विकास चलता रहता है। तो इसलिए कैसा प्रोसेस है ये? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन अ स्टेप बाय स्टेप फैशन। स्टेप बाय स्टेप फैशन यानी एक समय में, जैसे हमारा मोरल डेवलपमेंट है, तो मोरल डेवलपमेंट की हम बात करें तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें सुधार होता जाता है। हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द एज बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। रेट्स ऑफ डेवलपमेंट वेरी अमंग द चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और ये क्वेश्चन 2 चीज़ों को मर्ज करके आता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट्स ऑफ डेवलपमेंट वेरी अमंग चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की जो एज है वो 3 ईयर है। 2 बच्चे हैं जिनकी एज 3 ईयर है। अब दोनों 3 साल के बच्चे क्या सेम हाइट के होंगे? क्या वो सेम वेट के होंगे? नहीं, दोनों की हाइट में और दोनों के वेट में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यानी हमने क्या देखा? रेट ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी अमंग द चिल्ड्रन, यानी हर बच्चे में विकास की जो दर होगी वो अलग अलग होती है। बट यहाँ जो चीज़ आती है इसके साथ मिक्स होके वो आता है पैटर्न। पैटर्न यानी प्रतिमान। विकास का जो मॉडल होता है, विकास के जो प्रतिमान होते हैं वो सभी में समान होते हैं। विकास के प्रतिमान सभी में समान होते हैं किंतु विकास की दर सभी में भिन्न होती है। यानी रेट्स ऑफ डेवलपमेंट is differ in all but the patterns of development are similar in all. For example, 2 बच्चे हैं हमारे और दोनों बच्चे मान लीजिए 1.5 साल के हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हर बच्चा 1 से 1.5 साल के अंदर चलने लगता है, यानी 9 मंथ से लेकर 1.5 ईयर तक चलने लगता है। ये बात सभी में यूनिवर्सल है। अगर बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा, एक स्वस्थ बच्चा चलने लग जाता है तो ये पैटर्न की बात है कि हर बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन पे होल्ड करता है, फिर अपने धड़ तक के पार्ट पे होल्ड करता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये पैटर्न सभी में सेम है या नहीं है? पैटर्न सभी में सेम है बट रेट डिफरेंट है। कोई बच्चा 9 महीने पे चलने लगेगा, कोई बच्चा ज़्यादा बेटर तरीके से चलने लगेगा, कोई बच्चा धीरे धीरे चलने लगेगा। तो इसलिए पैटर्न सब में सेम होंगे बट रेट सभी में डिफर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। देयर इज कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के, लाइक एनवायरनमेंट है, हेरिडिटी है, ये सभी हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सभी का अपना जो रोल होता है वो अलग अलग होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
विकास पर दोनों ही चीज़ का प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है आपका, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी स्टैटिक होती है, हेरिडिटी स्टैटिक होती है, यानी आप वंशानुक्रम को बदल नहीं सकते। जो चीज़ हेरिडिटी में जैसी मिल गई वैसी ही रहेगी, कांट बी चेंज। बट इन्वायरमेंट इज चेंजेबल, लेकिन जो हमारा वातावरण होता है वो कैसा होता है, चेंजेबल होता है। क्लियर है ये सबको? डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन आया था कि इन दोनों का, दोनों प्लस होते हैं, दोनों माइनस होते हैं, दोनों का इक्वल रोल होता है। तो ना तो प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं, ना ही इक्वल रोल होता है। हेरिडिटी हमेशा मल्टीपल हो जाती है एनवायरनमेंट के साथ, यानी हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट इक्वल्स डेवलपमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणात्मक प्रभाव पड़ता है विकास पर, दोनों का गुणात्मक प्रभाव, गुणात्मक यानी मल्टीपल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई चीज़ बच्चे को हेरिडिटी में 3 मिली है और उसे इन्वायरमेंट 10 मिल गया, तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा 30, तो उसका डेवलपमेंट कितना हो जाएगा, 30। ऐसे ही अगर किसी को कोई चीज़ हेरिडिटी में 5 मिली है और एनवायरनमेंट उसको 10 प्रोवाइड कर दिया गया, तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा 50। यानी बच्चे को जो चीज़ हेरिडिटी में मिली थी, एनवायरनमेंट दो बच्चों को हमने सेम प्रोवाइड किया, बट फिर भी दोनों के डेवलपमेंट में डिफरेंस आया, बिकॉज हेरिडिटी इज अ कांस्टेंट। हेरिडिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। आई होप क्लियर होगा आपको। तो दोनों का ही प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के विकास पर, ठीक है बेटा। चलिए, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो मैंने बताई दिया आपको, फ्रॉम द वर्म टू द टॉम, यानी माँ के गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन अ स्टेप बाय स्टेप फैशन, जैसे स्टार्ट हियर 6 मंथ, 12 मंथ, 1 ईयर, 1.5, 18 मंथ, 2 ईयर। तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग तरीके के चेंज हो जाते हैं, जैसे अपने हेड को उठाना सीखता है, फिर बाकी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना सीखता है। तो यानी हर एज में एक अलग तरीके का उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड टू जनरल टू स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आया हुआ है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। देखिए, प्रोसीड टू जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब है, सिंपल एक एग्जांपल पहले समझिए, फिर ये मैं समझाऊंगी जो यहाँ पे पिक्चर में बना हुआ है। मान लीजिए आप कोई बच्चा है जो अभी कलर आइडेंटिफिकेशन सीख रहा है, जिसको अभी हम ये सिखा रहे हैं कि रंगों की पहचान कैसे की जाती है। तो आपने उसको बताया ब्लू कलर, ठीक है। अब ब्लू कलर में आप सबसे पहले उसे नॉर्मल जो एक मेन जो ब्लू कलर होता है वो बताते हैं, फिर आप उसको क्लैरिफाई करते हैं, रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, बट स्टार्टिंग में आप उसे सिर्फ क्या बताते हैं, ब्लू। तो सबसे पहले आपने उसको एक जनरल चीज़ बताई, फिर आप धीरे 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 उसको क्या करते जाते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है हमेशा वो कैसा चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक। क्लियर, जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन कैसे आया था मैं बता देती हूँ आपको। 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि विकास डैश से डैश होता है, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड टू डैश टू डैश। तो ऑप्शन दिए हुए थे जनरल टू जनरल, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल। तो डेवलपमेंट कैसे चलता है हमारा, जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिला है आपको, होल्डिंग पेन एंड पेंसिल। स्टार्टिंग में बच्चा उसको पूरी मुट्ठी से पकड़ता है, ऐसे अंगूठे में दबा लेता है, फिर धीरे 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 वो सिर्फ क्या करता है, अपनी फाइन मोटर से उसको पकड़ना शुरू करता है। होल्डिंग अ क्यूब, सबसे पहले पाम में पूरे में ग्रैप्स करता है, 4 मंथ का होता है, फिर मिटन ग्रैप्स आती है, फिर 8 मंथ पे बिगिनिंग ऑफ थम, 4 फिंगर, यानी अपने मेनली इन चीज़ों को यूज़ करता है। ये देख रहे हैं आप, सबसे लास्ट में अपनी 4 फिंगर का यूज़ कर रहा है, यानी अपने ये जो होते हैं ना बेटा, ये देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर जो हमारी उंगलियां होती हैं, देखिए ये जो फिंगर्स होती हैं ना हमारी,
ये फिंगर्स का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, यानी जो फिंगर्स के देख रहे हैं पोर्स जो होते हैं, इनको डेवलप होने में 5 साल मतलब पूरा बच्चे को जो प्रॉपरली ये डेवलप होती है 5 ईयर लग जाती हैं। यही वजह होती है कि जब बच्चा प्री नर्सरी में जाता है तो उसको पहले क्रियोन्स दिए जाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, फिर पेंसिल देते हैं क्योंकि बच्चों की, इनको कहते हैं बेटा फाइन मोटर्स, तो बच्चों की फाइन मोटर्स इतनी डेवलप नहीं होती हैं कि वो कोई हार्ड चीज़ पकड़ सकें। इसीलिए कहा जाता है कि 5 साल तक बच्चों को 3R नहीं सिखाने चाहिए। दीज 3Rs आर रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम स्कूल में बच्चों को फिर भी पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, जो कि गलत है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, विच वन ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए थे आपके चलना, कूदना, फुदकना, और एक ऑप्शन दिया हुआ था आपका लिखना। तो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं हमारी जो उंगलियां हैं, हमारी जो हाथों के जो पोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल। क्लियर? चलिए, देयर आर कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे एज, सेक्स एंड हेरिडिटी फैक्टर्स, इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, यानी ये सब चीज़ें हमें मिल गई, चलिए, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी खुद की लाइफ स्टाइल कैसी है, उसके बाद हमें किस तरीके की कम्युनिटी मिली हुई है, उसके बाद हाउसिंग कैसी है, हेल्थ कैसा है, वाटर कैसा है, हमें सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में मिल रही हैं वो किस तरीके की हैं, उसके अकॉर्डिंग जनरल सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी एक पर्सन को जो चीज़ हेरिडिटी में मिल गई उसके साथ साथ उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, किस तरीके का कल्चर मिलता है, किस तरीके का स्कूल उसका होता है, किस तरीके की सोसाइटी में वो बैठता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं, दैन किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। द लार्जर सोशल कल्चर इकोनॉमिक कम्युनिटी, दैट इज़, ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, मैटरनल एंड पैटर्नल एज, फिजिकल एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स एंड ड्रग यूजेस, यानी एक पर्सन जो होता है ना, एक जो बच्चा होता है, तो उस बच्चे को जो जीन्स मिलते हैं वो 2 साइड से मिलते हैं। एक जीन्स मिलते हैं उसको मदर की साइड से, दूसरा उसको जीन्स मिलते हैं फादर की साइड से। दोनों ही तरफ के जो गुण होते हैं वो एक बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो हेरिडिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो अपना एक मेजर रोल प्ले करती ही करती है, बट साथ ही इन्वायरमेंट भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जब सीटेट के एग्ज़ाम में आता है तो वो डायरेक्टली वंशानुक्रम और वातावरण ना कह के इसकी जगह 2 वर्ड यूज़ करता है जो लगभग हर बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो प्लीज़ यू नोट इट डाउन। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की जगह जो वर्ड यूज़ होता है, हेरिडिटी की जगह वर्ड यूज़ होता है बेटा, यहाँ पे आ जाता है नेचर। हेरिडिटी की जगह वर्ड आ जाता है नेचर। नोट इट डाउन प्लीज़। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। हेरिडिटी की जगह वर्ड नोट कर लीजिए नेचर, एंड इन्वायरमेंट की जगह वर्ड यूज़ होता है नर्चर। इन्वायरमेंट, नर्चर, हिंदी में भी बोलूँगी, पहले एक बार इंग्लिश में लिख लीजिए। हेरिडिटी नेचर, इन्वायरमेंट नर्चर। नेचर हिंदी में प्रकृति, इन्वायरमेंट के लिए हमने वर्ड यूज़ किया नर्चर, उसे कहते हैं पोषण। हेरिडिटी प्रकृति और इन्वायरमेंट पोषण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इन्वायरमेंट को नेचर समझ लेते हैं, जो कि गलत है। हेरिडिटी मतलब नेचर, यानी आपने सुना होगा ना कि बेसिक नेचर, एक बच्चा गुस्सा करता है तो हम कहते हैं अपने पापा की तरह है, ये अपने पापा की तरह गुस्सा करता है। तो द बेसिक नेचर कम्स फ्रॉम हेरिडिटी। क्लियर? एंड इन्वायरमेंट से वो चीज़ नर्चर होती है, वो चीज़ इन्वायरमेंट से इन्हांस होती है या इन्वायरमेंट से कम की जा सकती है। लेकिन नेचर
is heredity and nurture is environment. Clear? Come to the next slide. ये डेवलपमेंट है हमारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, लैंग्वेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम वॉम, यानी वॉम मतलब है माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है. इंक्लूड्स द फिजिकल एंड मोटर स्किल एंड एबिलिटीज दैट मर्ज ड्यूरिंग द इन्फेंट एंड टोडलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. यानी ये स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ बच्चे के जो मोटर स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स होते हैं बेटा जो आपके हाथ की जो भी चीज़ें चलने वाली होती हैं, जो भी चीज़ों में मूवमेंट्स की बात होती है, वहाँ मोटर स्किल्स की बात होती है. गतिक कौशल कहते हैं हिंदी में हम इसको. और वो एक शैशव अवस्था में जब बच्चा होता है तब से लेकर जैसे जैसे टोडलर स्टेजेस उसकी चेंज होती हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है. चलिए, हाँ, जो मैं आपको अभी बता रही थी, दो तरीके के हमारे मोटर स्किल्स होते हैं. एक होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरे होते हैं फाइन मोटर स्किल्स. हिंदी में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लिख सकता है ग्रॉस मोटर स्किल्स को कहते हैं स्थूल गतिक कौशल. स्थूल गतिक कौशल, आधा स था के नीचे बड़े ओ की मात्रा और ल. गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल. क्लियर? तो ग्रॉस मोटर स्किल फिजिकल स्किल्स होते हैं हमारे. Those physical skill which require whole body movement and which involves the large core establishing muscles of the body to perform everyday functions such as rolling, crawling and standing. ठीक है, 1 month like बच्चा जो है वो अपने बेड पे लेटा रहता है, 4 month में वो अपनी गर्दन को उठाता है, 5 month में बैठना शुरू करता है, 6 month में घुटनों चलना शुरू करता है, 8th month में वो प्रॉपर बैठ जाता है, 9 मंथ में वो चीज़ों को पकड़ के खड़ा होना शुरू करता है, 10 मंथ में खड़ा होना शुरू करता है, 11 मंथ में बिना सहारे के खड़ा होता है और 12th मंथ में चलता है. तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल जब लार्ज एरिया हमारी बॉडी का यूज़ हो रहा है कोई काम करने में तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस मोटर स्किल. और जब छोटी चीज़ यूज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड फाइन मोटर स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट इन्वॉल्विंग smaller muscles groups such as those in the hand and the wrist. Children start to use their hand right at but to explore their own bodies and own world around them. ठीक है, तो जैसे वो हाथों के जो मूवमेंट्स हैं उसके, लाइक आप कोई चीज़ बच्चे के सामने डाल दीजिए तो स्टार्टिंग में वो पूरी अपनी आर्म्स में भर के उस चीज़ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो सिर्फ अपनी उंगलियों के पोर्स का यूज़ करते हुए चीज़ों को उठाता है. तो फाइन मोटर स्किल आप इतना ध्यान रख लीजिए कि हाथों के जो आगे के पोर्ट्स हैं उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो वो हमारा फाइन मोटर स्किल का पार्ट होता है. लेकिन अगर कोई चीज़ जिसमें हमारा लार्जर एरिया यूज़ हो रहा है या पैरों से रिलेटेड बात होगी तो वो हमारा किस में आएगा? क्रॉस मोटर स्किल्स में. नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली डिफाइंड बाय जीन प्याजे, यानी किसके द्वारा दिया गया था? जीन प्याजे के द्वारा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. वैसे आपको एक बेसिक इसका मतलब बता देते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो भी चीज़ें हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, जो भी चीज़ें हमारी इंटेलेक्ट से रिलेटेड होती हैं, थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं, रीजनिंग से रिलेटेड होती हैं, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती हैं, यानी जो भी चीज़ें हमारी मानसिक प्रोसेसेस से रिलेटेड होती हैं, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं, तर्क से संबंधित होती हैं, समझ से संबंधित होती है, चिंतन से संबंधित होती है, वो सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी अपनी 4 स्टेजेस होती हैं विच इज़ गिवन बाय जीन प्याजे, हु इज़ अ रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जो हम अपनी आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे. बट अभी हम सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी इस चीज़ को हम स्किप कर रहे हैं. सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट्स इट. इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी धीरे धीरे बच्चों के इमोशंस का डेवलपमेंट होता है. बच्चे अपने जो खुद की फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं. सोशल डेवलपमेंट एक गैदरिंग
शुरू करते हैं जब बच्चा छोटा होता है, तो वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता है, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता जब बच्चा बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जब वो स्कूल जाता है, तो उसको अकेले खेलना पसंद नहीं होता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खेलना पसंद करता है। तो सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द एजेस बच्चे में चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अलग से एक टॉपिक है, तो हम वहाँ पढ़ेंगे, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, एज वी ऑल नो, एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, एट एवरी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की जो लैंग्वेज है उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है, क्राइंग। स्टार्टिंग में वो सिर्फ क्या करता है, रोता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे हमें उसकी जो वॉइस है, उसकी जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो वर्ड्स हैं, उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए फिर भी एक बार, चलो मैं बता देती हूँ आपको। इंगेज अ वोकल प्ले एंड पेबल साउंड 4 to 6 मंथ। इसकी बहुत अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले 0 to 3 मंथ होती है, जिसमें सिर्फ क्राइंग होता है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, प्रॉपर नहीं है। हाँ, तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, रिटन नोट्स हैं, तो प्लीज़ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अब आगे मैं आपको 5 पेजेस शो करूँगी ना, ये 5 पेजेस से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चंस इन होल द पेपर। ये जो टॉपिक है ना आपका, ये सिर्फ CDP में ही नहीं आता है, आपका EVS, इंग्लिश, हिंदी, इन सब का जो पेडागोजिकल पार्ट होता है ना, उसमें भी आता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से करिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अभी हम यहाँ, मैंने जैसे आपको बताया था, द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। ग्रोथ वृद्धि होती है, डेवलपमेंट विकास होता है। तो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ यही बताई थी कि ग्रोथ जो होती है वो फिजिकल होती है, और डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल होता है, यानी हर भाग का जो विकास होता है, फिजिकल, मेंटल, मोरल एटसेट्रा, वो सभी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो सिर्फ कैसी होती है, फिजिकल। जैसे आकार, भार और लंबाई में परिवर्तन, जैसे वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, ग्रोथ में। ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड मोरल, दैट इज कम्स इन डेवलपमेंट। ये जो हमारा ग्रोथ जो होती है वो कब से स्टार्ट होती है, वो देख लीजिए। प्रसव पूर्व अवस्था से किशोरावस्था तक चलती है। सिर्फ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपका। प्रसव पूर्व अवस्था से कब तक चलेगी, सिर्फ किशोरावस्था तक। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ जो होती है हमारी वो सिर्फ 18 साल तक होती है, उसके बाद नहीं होती है। यानी किसी बच्चे की हाइट क्या 18 ईयर के बाद बढ़ती है, हाइट बढ़ना रुक जाती है ना। तो ग्रोथ हमारी एक पर्टिकुलर एज तक होती है। ग्रोथ सिर्फ कब तक होती है, एडोलेसेंस तक। बट डेवलपमेंट प्रसव से लेकर मृत्यु तक चलता है, यानी प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट तो होता है, लेकिन टिल डेथ चलता है। यानी कब तक चलता है, मृत्यु तक। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, तब तक किसी न किसी चीज का डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। नेक्स्ट, वृद्धि मापनीय होती है। ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट इज हार्ड टू मेजर। लेकिन विकास को मापना कठिन होता है, यानी आप एग्जैक्ट नहीं माप सकते। किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कोई पैमाना नहीं है मापने का, मोरल डेवलपमेंट कितना हुआ है कोई पैमाना नहीं है मापने का। तो इसलिए इट इज़ हार्ड टू मेजर। बट हमने यहाँ ये नहीं कहा है कि मापनीय नहीं है, बिकॉज ग्रोथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ मेजरेबल, है ना। तो इसलिए हम ये पॉइंट नहीं कह सकते हैं। वृद्धि परिमाणात्मक होती है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स एक क्वांटिटी है, आप बता सकते हैं एज इतनी है, वेट इतना है, हाइट इतनी है। बट डेवलप, ये क्वेश्चन है आपका 2012 पेपर 1। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव आल्सो। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से आया था, विकास, क्वेश्चन में सिर्फ इतना था विकास, नीचे ऑप्शंस थे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, यानी विकास परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ में अगला पॉइंट,
इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका प्रयोग ब्रॉड अर्थ में होता है। अगला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, एच टेट, आर टेट, सी टेट सब में आया हुआ है क्वेश्चन, और एक बार नहीं 4-5 बार आया हुआ। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ ये आप किसी भी सैम्पल पेपर को उठा लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। डेवलपमेंट ग्रोथ जो होती है वो लीनियर होती है, यानी ग्रोथ ना नीचे से ऊपर की ओर चलती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता, डेवलपमेंट इज स्पाइरल, स्प्रिंग होती है ना, जैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलता है। क्यों चलता है, ध्यान से इस बात को समझना। हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर एज में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है, मतलब बच्चा ना बढ़ता हुआ नहीं पता चलता हमें, हम कहते हैं यार ये बच्चा बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा, इतने टाइम से इतना ही है, लेकिन उस समय में उसका मेंटल और सोशल डेवलपमेंट बढ़ रहा होता है। तो डेवलपमेंट क्या करता है, पहले ऊपर बढ़ता है फिर पीछे लौटता है, सारे डेवलपमेंट को एक साथ लेके चलता है। यानी डेवलपमेंट जब हो रहा है तो सिर्फ फिजिकल नहीं हो रहा, फिजिकल, मेंटल, सोशल सारे डेवलपमेंट एक साथ चल रहे हैं। तो विकास आगे बढ़ता है, फिर दोहराता है, थोड़े टाइम का पॉज लेता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर पॉज लेता है, फिर आगे बढ़ता है। तो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज कॉल्ड स्पाइरल। यही क्वेश्चन आया था कि विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय होता है, समानांतर होता है, तो विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार, स्पाइरल। नेक्स्ट, ग्रोथ इज कॉन्क्रीट, वृद्धि पूरी तरह से मूर्त होती है। मूर्त का मतलब है दिखाई देती है, आप छू सकते हैं, प्रत्यक्ष होती है। लेकिन डेवलपमेंट कॉन्क्रीट प्लस एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि दिखाई नहीं देती। जैसे हमें सोशल डेवलपमेंट किसी बच्चे का दिखाई नहीं देता, वो हम फील कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की हाइट, वेट, ग्रोथ, ये सब कुछ कैसा होता है, दिखाई देता है। ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके साथ साथ उसके डेवलपमेंट में चेंजेस आएंगे, बट 18 साल के बाद बच्चे का डेवलपमेंट तो हो रहा है, क्या वो अपनी हाइट बढ़ा सकता है, कितना भी पढ़ ले क्या उसकी हाइट बढ़ सकती है। तो डेवलपमेंट ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। ग्रोथ इज नॉट अ continuous process because it ends with adolescence. Growth is not a continuous process because it ends with adolescence, but the development is a continuous process, because कभी भी नहीं रुकता, from the womb to the tomb. प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अरेंजमेंट, वर्तुलाकार संगठन का सिद्धांत। वर्तुलाकार संगठन का सिद्धांत का मतलब है कि विकास सभी प्रकार के विकासों को एक साथ आगे चलता है लेके, और फिर थोड़े समय के लिए ठहरता है और फिर आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, सॉरी। दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रेट्स, संचयी संगठन का सिद्धांत। संचयी संगठन का सिद्धांत क्या कहता है कि एक अवस्था में दिखने वाले जो गुण होते हैं ना, वो हमें फिर किसी दूसरी अवस्था में दिखते हैं। जैसे आप देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके अंदर सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एडोलेसेंस में आता है, तो एडोलेसेंस में अगेन बच्चे में सेल्फ लव की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास जो है, सभी प्रकार के विकास एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, विकास के प्रतिमान सभी में समान होते हैं। जैसे हर बच्चा, हम कह सकते हैं कि 1 साल तक बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है, तो हर बच्चा चलने लग जाता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफर इन ऑल, मैंने पहले ही बताया आपको कि रेट जो होती है, विकास की जो दर होती है, वो सभी में भिन्न भिन्न होती है, एक जैसी नहीं होती। जनरल टू स्पेसिफिक मैंने पहले ही बता दिया है आपको। नेक्स्ट 7th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आपका DSSB, KVS, सीटेट हर एग्जाम में आया हुआ है। प्रिंसिपल, विकास की दिशा का सिद्धांत 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डल।
प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। अगर यहाँ पे स्पेलिंग किसी को समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ PROXIMODISTAL, प्रॉक्सिमोडिस्टल, PROXIMODISTAL। सेकेंड इज सेफेलोकॉर्डल, CEPHALACAUDAL, सेफेलोकॉर्डल। मस्तको अधोमुखी और निकट दूर। अभी यूपी का जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था और वहां पे उन्होंने डायरेक्टली हिंदी में भी प्रॉक्सिमोडिस्टल को ही प्रॉक्सिमोडिस्टल लिख दिया था, सेफेलोकॉर्डल को भी सेफेलोकॉर्डल लिख दिया था। तो इसलिए इनके जो वर्ड है ना वो इंग्लिश में याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब समझिए पहले। जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना वो कैसे होता है, देखिए पहले सेंटर वाली चीज़ें बनती हैं और फिर कॉर्नर वाली चीज़ें बनती हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, जो एक पिक्चर बनी हुई है, सेंटर टू आउटर होता है। ये कैसा होता है, सेंटर टू आउटर, केंद्र से बाहर की ओर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है, कई बार आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। आप देख सकते हैं सीटेट के कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सेफेलोकॉर्डल का मतलब है हेड टू टो, यानी सबसे पहले सिर बनता है हमारा, फिर पैर बनते हैं। यही वजह होती है कि सबसे पहले बच्चा अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, सबसे पहले बच्चा अपने सिर को उठाता है और लगभग 1 साल पे जाकर बच्चा चलना शुरू करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन कैसे चलता है, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल, दूसरा सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर टू आउटर एंड सेफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। सेंटर टू आउटर का मतलब है जैसे हमारा लिवर, हार्ट, ये सारी चीज़ें पहले बनती हैं और हमारी जो हाथों की फिंगर है ना वो सबसे लास्ट में बनती हैं। इसी वजह से मैंने कहा आपको कि 5 साल पे जाके बच्चे की फाइन मोटर जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो पाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। यानी हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं है कि सबके अंदर एक जैसा ही होता है, नहीं। प्रिंसिपल में जब हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति में अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक ही क्लास में अगर हमारे 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे एक से नहीं होते, 50 के 5 भी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सभी के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये क्वेश्चन आया था बेटा आपका 2017 के पेपर में, 2017 के पेपर में, पेपर 2 में आया हुआ है क्वेश्चन। और इसमें क्या किया था, 4 प्रिंसिपल दिए हुए थे एक साइड में और 4 उनकी डिस्क्रिप्शन दी थी कि किस प्रिंसिपल में कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है। तो वहाँ पे एक तो दिया था बेटा सेफेलोकॉर्डल, दूसरा दिया था प्रॉक्सिमोडिस्टल और 3 दिए थे, एक दिया था इंट्रा इंडिविजुअल, एक दिया था इंटर इंडिविजुअल। यानी हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी 2 भागों में बांटना है, पहला है इंट्रा इंडिविजुअल और दूसरा है इंटर इंडिविजुअल। इंट्रा इंडिविजुअल का मतलब क्या है, देखिए अंतराव्यक्तिक और दूसरा क्या है, अंतर्व्यक्तिक। इंट्रा इंडिविजुअल समझ लीजिए पहले तो। इंट्रा इंडिविजुअल की बात करें अगर हम, तो एक व्यक्ति है, मान लीजिए 6 साल का एक बच्चा है, तो 6 साल के बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट आप देखिए तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है देखने में आपको 6 साल का बच्चा ऐसा लग सकता है कि लगेगा कि जैसे 3 या 4 साल का है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है उसका 6 साल के बच्चे के बराबर हो, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है 7 साल के बच्चे के बराबर हो। तो इंट्रा इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ही पर्सन का खुद के अलग अलग एरियाज का डेवलपमेंट, यानी एक ही व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग दर से हो रहा हो, अलग अलग रेट से हो रहा हो। और अंतर व्यक्ति का मतलब है कि एक बच्चे का विकास दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, दूसरे बच्चे से अलग होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, विकास क्रमबद्ध होता है। यानी विकास ऐसा नहीं होता कि कभी कोई चीज़ हो गई, कभी कोई चीज़ हो गई, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक कॉन्टिन्यूम होता है, उसी कॉन्टिन्यूटी में चलता है। जैसे जब तक बच्चा, हमने कहा कि ये क्वेश्चन आया था कि एक टीचर ये देखती है कि बच्चा सर्कल नहीं बना पाता, तो वो ये सोचती है कि ये बच्चा डायमंड भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल इजी है, सबसे पहले हम बनाना सिखाते हैं, फिर डायमंड। तो क्या मतलब है इसका कि डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंशियल होता है। अगर बच्चा
नहीं बना पा रहा है सर्कल को, तो ऐसा सोचा जाता है कि वो डायमंड भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी है ना कि पहले ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी। निरंतरता का सिद्धांत ये बता ही चुकी हूँ मैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि लगातार चलता है विकास हमारा, और कभी भी एंड नहीं होता है, विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज जो है हमारी, ये 3 भागों में बांटी जाती है, ठीक है। प्रीनेटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रसव पूर्व अवस्था, इसे हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पीरियड ऑफ ओवम, अंडज अवस्था, दूसरी पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनी, डिम्बावस्था, एंड थर्ड वन इज पीरियड ऑफ फिटस, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो पीरियड ऑफ ओवम 0 to 3 मंथ होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनी 3 to 6 मंथ होता है, और पीरियड ऑफ फिटस 6 to 9 मंथ होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो इसमें से हमारे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक बार एचटेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनी जो है वो किस स्टेज में आता है प्रीनेटल में, इन्फेंसी में, तो पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनी यानी डिम्बावस्था किसके अंदर आती है, हमारी प्रीनेटल स्टेज के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए, अगली स्टेज है हमारी इन्फेंसी स्टेज। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, वो देख लीजिए हमारी। पहला तो ये इन्फेंसी स्टेज हमारी कब से कब तक मानी जाती है, 2 ईयर्स तक मानी जाती है, और इसका जो साइज होता है ना यहाँ बच्चे का, लगभग 18 इंचेस का होता है बच्चा, और वेट जो होता है वो 8 to 10 kg के बीच बीच में होता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी बहुत होती है, बच्चा जिज्ञासु बहुत होता है। अब आप कहेंगे कि 2 साल का बच्चा इतना बोल नहीं पाता, तो कैसे उसके अंदर क्यूरोसिटी होती है, तो यहाँ क्यूरोसिटी का मतलब है, आप बच्चे के सामने कोई कलरफुल बॉल डाल दीजिए, तो बच्चा जैसे ही खिसकना स्टार्ट करता है फटाफट अट्रैक्ट होकर उसके पास जाता है। आजकल वो अट्रैक्शन बच्चे का फ़ोन से होता है। आप किसी भी बच्चे के सामने जो कि 7-8 महीने का हो, इवन 6 मंथ का बच्चा भी, सीधे वो क्या करता है, फ़ोन को उठाता है, फ़ोन की लाइट जल रही होती है तो वो जल्दी अट्रैक्ट होता है, या कुछ फ़ोन में चल रहा होता है तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो उसके अंदर एक क्यूरोसिटी होती है किसी चीज़ के बारे में जानने की। टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण की प्रवृत्ति, जो बच्चा छोटा होता है तो हर चीज़ की नकल करता है, आप उसके सामने जैसे भी रिएक्शंस करेंगे वो सेम रिएक्शंस आपको भी देगा। इंद्रियां होती हैं हमारी, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई ईयर नोज टच टेस्ट। तो ये जो सेंसेस होते हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं बच्चे के, और मांसपेशियां जो होती हैं उनका भी विकास होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है। इस स्टेज में बच्चे को ग्रुपिंग पसंद नहीं होती। इस बच्चे के घर में अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाए इसके टॉयज़ के साथ खेले तो वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे के टॉय से कोई दूसरा खेलता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, उसको हटाता है। इवन खुद के भाई बहन भी हैं अगर, तो उनके साथ में भी इसको प्रॉब्लम होती है। संवेगों की उत्पत्ति, इस स्टेज में बच्चे के अंदर इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे में इन्फेंसी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लव होती है उसके अंदर। अगर आप किसी 2 साल तक के या 1-1.5 साल के बच्चे को शीशे में उसका फेस दिखाइए तो बहुत खुश होता है, या उसके सामने शीशा रख दीजिए तो बहुत खुश होता है, और शीशे में स्वयं को देखना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इस चीज़ से। सहज प्रक्रियाएँ, नेचुरल प्रोसेसेस लाइक सकिंग, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं बच्चे के अंदर। जैसे बच्चे को कोई भी चीज़ उसके सामने अगर आप रख देते हैं तो वो सबसे पहले उसको मुंह में लेता है, उसको सकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है छोटे बच्चे को। शारीरिक विकास तीव्र होता है, यानी इस स्टेज में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत रैपिड होता है। यानी एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, जो 1 महीने का बच्चा होता है कितना छोटा सा होता है, लेकिन आप देखते हैं 2 साल के अंदर वो बच्चा चलने लगता है। यानी उसमें जो चेंजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा रैपिड होते हैं कि अगर कोई बच्चा आपने 1 मंथ का देखा हुआ है उसके बाद आप उसे 2 ईयर पर देखिए तो वो आप उस बच्चे को पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा आपने 2 साल पे देखा हुआ है आप उसको 3 या 4 साल का देखेंगे तो आप उसे पहचान लेंगे, क्योंकि उस एज में जो चेंजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा रैपिड नहीं होते। तो ये कुछ मेन, हाँ एक चीज़ और यहाँ नोट कर लीजिएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट। लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है इन्फेंसी स्टेज में ही, ठीक है। चलिए
अगली स्टेज है हमारी चाइल्डहुड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये भी हमारी फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है, प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी स्टेज। प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया, इसलिए मैंने ये वर्ड भी दोबारा लिख दिया है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री चाइल्डहुड की, पूर्व बाल्यावस्था की। पूर्व बाल्यावस्था, इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 2 to 6 ईयर, नेक्स्ट 6 to 11 ईयर एंड नेक्स्ट 11 to 13 ईयर। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब बात करेंगे ना डेवलपमेंट की, एक सेकेंड, जब भी हम डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करेंगे ना, तो हम डायरेक्टली स्किप नहीं करेंगे इनको, ठीक है। यानी आप स्किप करके नहीं जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0 to 2 बताया ना, तो 2 से ही स्टार्ट होगी अगली भी हमारी, ठीक है। तो 2 to 6 ईयर, 2 to 6 ईयर की जो स्टेज होती है ना हमारी, इसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 6 to 11 मध्य बाल्यावस्था कहलाती है और 11 to 12 प्यूबर्टी स्टेज होती है, अकॉर्डिंग टू रूसो। अकॉर्डिंग टू रूसो, ठीक है। रूसो की जो स्पेलिंग होती है ना बेटा, वो बहुत लंबी होती है, ROUSSAEU, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है चाइल्डहुड को, कि चाइल्डहुड इज अ पिस्यूडो, यानी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। यानी इस स्टेज में बच्चा क्या समझता है, अपने आप को बहुत समझदार समझता है, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो इस स्टेज में बच्चा खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। वर्ड इन्होंने यूज़ किया था पिस्यूडो। पिस्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स मैच्योरिटी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री चाइल्डहुड। करेक्टरिस्टिक, पहली ध्यान से देखना इसको, प्रारंभ में शारीरिक विकास धीमा होता है और बाद में तीव्र। यानी बाल्यावस्था में प्री चाइल्डहुड जो होगा ना, इसमें तो हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में वो फास्ट हो जाती है। अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक है ना, वो प्री और चाइल्ड लेटर में हमने डिवाइड नहीं किए हैं, चाइल्डहुड की एक ही साथ बताई हैं, ठीक है। समूह निर्माण की प्रवृत्ति, अब बच्चा ग्रुप में खेलना पसंद करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बच्चा कब ग्रुप फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, तो ग्रुप फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चे में चाइल्डहुड के अंदर ही। नैतिकता और सामाजिकता का विकास, अब बच्चा मोरल डेवलपमेंट समझने लगता है, यानी किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, किसके साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन होना चाहिए, और लोगों के साथ सोशल अटैचमेंट अपने शुरू कर देता है। संस्कृति तथा परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बच्चा अपने घर के ट्रेडिशन को अडेप्ट करना यहाँ शुरू कर देता है। चीज़ों का संग्रह करना और बांटना, सेविंग और शेयरिंग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं बच्चे के अंदर। यानी अब जो बच्चा होता है ना, वो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना पसंद करता है। इससे पहले जो बच्चा था वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा था। और बच्चे को जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर पसंद है तो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स कलेक्ट करेगा। जैसे बच्चे जेम्स सरप्राइज बॉल में जो निकलने वाले टॉयज़ होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, आप उन्हें फेंक भी दीजिए डस्टबिन में, तब भी वहाँ से उठा लाएंगे। तो बच्चे के अंदर यहाँ पे सेविंग टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। साथ ही शेयर करना शुरू कर देता है। जब बच्चा शेयर नहीं करता तो हम उससे ज़बरदस्ती करते हैं शेयर कराने के लिए, लेकिन जब बच्चा शेयरिंग करना शुरू कर देता है तो हम ही उसको शेयर करने से मना करते हैं। जैसे बच्चे की मम्मी कोई नया रैकेट लेकर आती हैं, बैट लेकर आती हैं, तो क्या कोई मम्मी कहती है कि बेटा पूरी गली को खिलाना? नहीं कहती हैं। अगर खेलते हुए देख लेते हैं ना बच्चे के बैट से, तो पेरेंट्स ही क्या कहते हैं कि हाँ आपकी बार तोड़ो तुम, दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि समाज जो है वो इंसानियत की कब्र है। सोसाइटी इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि बच्चे के अंदर सारी गलत आदतें, सारी खराब चीज़ें, सब कुछ कहाँ से आती है? समाज से, और समाज से भी पहले वो कहाँ से आती है? परिवार से। तो बच्चे में जब शेयरिंग हैबिट डेवलप हो जाती है तब हम उसको मना करते हैं शेयरिंग करने से। तो इस स्टेज में बच्चे में खुद से शेयरिंग की हैबिट होती है, अपने आप डेवलप होना यहाँ पे शुरू हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है हमारी एडोलेसेंस स्टेज। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज हमारी कौन सी कहलाती है? एडोलेसेंस स्टेज। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी आपको जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। पहली स्टेज एडोलेसेंस स्टेज हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस स्टेज से। सबसे पहली चीज़ तो इसकी जो टाइम पीरियड होता है ना 12 to 18 ईयर, बट 12 to 18 ईयर इसका जो टाइम पीरियड होता है वो माना जाता है गर्ल्स के लिए,
और बॉयज़ के लिए 12 to 20 ईयर, बिकॉज गर्ल्स जो है वो ज़्यादा जल्दी मेच्योर होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़, तो दैट्स वाई द एज इज़ डिफर, गर्ल्स के लिए 12 to 18 एंड बॉयज़ के लिए 12 to 20। अब आप कहेंगे कि मैम क्वेश्चन आ जाता है तो हम आंसर क्या करेंगे, तो बेटा 12 से 18 ही आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप 12 to 18 करिएगा, ओके। एडोलेसेंस जीवन का एक अनोखा काल है, वंडर पीरियड ऑफ लाइफ, यानी ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हर एक नई चीज़ होती है, एक नई उमंग होती है बच्चों के अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो बच्चे को बहुत अच्छी फील होती हैं, साथ ही साथ प्रॉब्लमेटिक भी है ये टाइम, लेकिन इस टाइम को हम ये भी कहते हैं कि जीवन का एक बहुत ही अनोखा काल है ये, ठीक है। चलिए, एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, ठीक है, तो ये काफ़ी जगह काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने लिखी है। वैसे सीटेट के एग्ज़ाम में आपकी कभी भी कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, केवल पूछा जाता है ये डेवलपमेंट किसने दिया है, इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, और सीटेट में फुल गारंटी जो भी मैं पढ़ाऊँगी आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ हार्ड स्ट्रगल, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। किशोरावस्था कठिन संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल है। यहाँ देखिए 3 वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, स्ट्रगल, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रगल क्यों होता है बच्चे की लाइफ में, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। क्यों होता है बता सकते हैं बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल सबसे ज़्यादा इस स्टेज में? इस स्टेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ जेनरेशन गैप बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड। बच्चे के जो माता पिता हैं और जो बच्चा है, उन दोनों के बीच में जो एक गैप है ना एज का, उसकी वजह से हमेशा संघर्ष उसकी लाइफ में होता है। जैसे कोई भी चीज़ बच्चा कुछ करना चाहता है, पेरेंट्स कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उससे, जिसकी वजह से हमेशा बच्चे के इस एज में संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है तनाव। तनाव होता है बच्चे के अंदर होने वाले फिजिकल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस के कारण। इस स्टेज में बहुत सारी नए बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर नए तरीके के इमोशंस जन्म लेते हैं और उन इमोशंस को बच्चा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करता है। नेक्स्ट है तूफान। यही वो एज है जहाँ से ये डिसाइड होता है कि बच्चा किस करियर को चूज़ करेगा या किस साइड जाएगा, यानी जो बच्चे की 10th 12th का टाइम पीरियड होता है वही डिसाइड होता है। अगर साइंस लेता है तो एक लिमिटेड एरियाज़ उसके लिए डिसाइड हो जाते हैं, आर्ट्स लेता है तो अलग एरियाज़ डिसाइड हो जाते हैं, कॉमर्स लेता है तो अलग एरियाज़ डिसाइड हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चे के अंदर एक ये भी डिलेमा होता है कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँ जो मेरी लाइफ में आगे चल के मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसलिए यहाँ 3 वर्ड इस स्टेज को पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं, वो है संघर्ष, तनाव और तूफान। तो मैंने बता दिया आपको, संघर्ष जस्ट बिकॉज ऑफ जेनरेशन गैप, स्ट्रेस जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल चेंजेस एंड स्ट्रगल जस्ट बिकॉज ऑफ करियर। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम इसके अंदर, टेंडेंसी ऑफ रिबेल। इस स्टेज में बच्चे के अंदर रिबेल की टेंडेंसी होती है। रिबेल यानी बदले की भावना, विद्रोह की भावना। इस स्टेज में ना बच्चा पेरेंट्स को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। बच्चा पेरेंट्स को यहाँ पे सोचता है कि मेरा सबसे कम अच्छा चाहने वाले जो हैं वो पेरेंट्स हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो समझता है वो किसको समझता है, वो अपने दोस्तों को। उसको लगता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बेटर, उनसे अच्छी सलाह मुझे कोई नहीं दे सकता। और पेरेंट्स सोचता है, वो पेरेंट्स और उसके विचार हमेशा क्लैश होते रहते हैं, इसलिए वो पेरेंट्स की बातें जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा चुभती हैं, कम अच्छी लगती हैं। एक सेकेंड रुकिए ज़रा। विद्रोह की भावना, टेंडेंसी ऑफ रिबेल। नेक्स्ट है कुछ समायोजन, बैड एडजस्टमेंट। इस स्टेज में बच्चा ना जल्दी से हर जगह एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो बच्चे के अंदर एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उन लोगों के साथ तो बच्चा एडजस्ट हो जाता है जो उसके जैसे इंटरेस्ट की बात करते हैं,
जो उसकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन जो लोग उससे अलग हट के बात करते हैं ना, उनके साथ में क्लैश होना शुरू हो जाता है, इसीलिए टेंडेंसी ऑफ रिबेल होती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, शायद आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने एडोलेसेंस टाइम से उसको। लाइक जैसे आपके घर में दो तरीके की आंटियाँ आती हैं। एक आंटी ऐसी होती हैं जो बोलती हैं, जैसे मान लीजिए आप मूवी देख कर आए हैं 8 बजे और आप घर में एंटर हो रहे हैं, मम्मी ने पूछा और वो आंटी भी आपके घर में है कि बेटा कहाँ गए थे, आपने कहा मूवी देखने गए थे। तो आंटी बोलती हैं आपकी मम्मी से कि देखो ज़रा ध्यान रखो, पता नहीं बच्चे मूवी जाते हैं किसके साथ जाते हैं और मूवी गए हैं कहाँ गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखा करो बच्चों पे। तो ऐसी जो आंटी होंगी ना, उनको देखते ही आपको गुस्सा आएगा और उनको आप कभी भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ भी विश नहीं करेंगे, और इवन अपनी मम्मी को बोलेंगे कि आंटी मुझे दिखनी नहीं चाहिए घर में। और एक आंटी ऐसी होती हैं, जैसे ही आपको देखती हैं वो कहती हैं अच्छा बेटा मूवी गए थे, वेरी गुड बेटा, एंजॉय करो लाइफ को, यही टाइम है, बाद में पता नहीं लाइफ में कितनी टेंशन्स होती हैं, कमाने की टेंशन एंड ऑल, तो अभी टाइम है बेटा, एंजॉय करो। तो जो दूसरी आंटी है ना, उनके साथ बच्चा एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जो पहले वाली आंटी है उनके साथ बच्चा बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप थोड़े एडल्ट हो जाते हैं तो आप दोनों तरीके के लोगों को टैकल कर पाते हैं, दोनों तरीके के लोगों के साथ एडजस्ट हो पाते हैं। तो ये फ़र्क है एडोलेसेंस और एडल्ट एज का। आदर्श निर्माण की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ मेक एन आइडियल। इस स्टेज में बच्चा किसी एक व्यक्ति को अपना आइकन मानता है, उसकी सारी चीज़ों को फॉलो करता है, उसकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करता है, उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, हीरो हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकती है, कोई भी XYZ। मानसिक एवं शारीरिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास अपनी पूर्णता पर होता है। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑन पीक, यानी इस स्टेज में बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है और जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, यानी लगभग अपने कंप्लीट होने के कगार पर होते हैं। बच्चे इस अवस्था में समूह का सक्रिय सदस्य होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। यहाँ दो चीज़ें क्लैश होती हैं। एक, चाइल्डहुड में उसने क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था ग्रुप फॉर्मेशन करना, लेकिन यहाँ हमने फिर ग्रुप की बात की है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि इस स्टेज में बच्चा अपने ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर होता है और चाइल्डहुड में ग्रुप फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए जो एडोलसेंट चाइल्ड है और इन लोगों ने पार्टी प्लान की है, तो इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ना ग्रुप के अंदर, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तन मन धन के साथ पूरी अपनी कृतज्ञता के साथ उसे कंप्लीट करेगा, यानी अपनी जितना भी जान के साथ पूरा लगा के उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेगा। तो अपनी ग्रुप में ग्रुप फॉर्मेशन ही नहीं करते, एक एक्टिव मेंबर भी होते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण, अपनी खुद की एक लाइफ फिलॉसफी होती है यहाँ पे बच्चे की कि मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें करना चाहता हूँ। दुश्चिंता की भावना, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, क्या होती है ये फीलिंग ऑफ एंजाइटी, यानी बच्चे के अंदर हमेशा एक एंजाइटी लगी रहती है, बच्चे के अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं उनके कारण। पहचान भूमिका के संदर्भ में कन्फ्यूज़न, बच्चा अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो आइडेंटिटी है ना, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में लैक ऑफ आइडेंटिटी। लैक ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम बच्चे को पेरेंट्स, बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है, गली में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा इतने छोटे नहीं हो कि तुम जाके इनके साथ फुटबॉल खेलो। वही बच्चा कहता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं और मुझे उनके साथ गोवा जाना है, तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा इतने बड़े नहीं हो कि तुम अकेले गोवा जा सको। तो बच्चा कहता है कि अगर मैं कोई छोटे वाले काम कर रहा हूँ तो मैं छोटा नहीं हूँ, और बड़ा वाला करना चाहता हूँ तो मैं बड़ा नहीं हूँ। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। तो इसलिए बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेके हमेशा कंफ्यूज रहता है। इसलिए इन बच्चों के लिए लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट इन एजुकेशन होना चाहिए, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण। यानी अगर आप 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो वो रवैया नहीं अपना सकते जो एक 6 साल के बच्चे के लिए आप अपनाएंगे। उनके साथ में आपको फ्रेंडली होना पड़ता है। अगर आप उनके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो वो आपका बहिष्कार कर देंगे, यानी आपके साथ उनको फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। एक चीज़ और होती है, एडोलेसेंस जो स्टेज होती है ना, इस स्टेज के अंदर बच्चे में रिबेल की भावना भी होती है, एडजस्टमेंट की भावना नहीं होती है बिल्कुल भी। और ये जो स्टेज होती है बहुत ज़्यादा डिलेमा की स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चे को सबसे ज़्यादा टीचर और पेरेंट्स के क्वालिटी टाइम की
ज़रूरत होती है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लीस्ट होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब भी हम एडोलेसेंट चाइल्ड के साथ डील करते हैं तो विद अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडली नेचर में डील करना चाहिए। अगर हम उनके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो उनके अंदर जो ये फीलिंग है ना रेबेल की, वो कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटी को हम कहते हैं नेचर और इन्वायरमेंट को हम कहते हैं नर्चर। तो एक क्वेश्चन आया था कि एक लड़की है जिसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो एथलीट हैं और वो लड़की भी एथलीट बनना चाहती है और साथ ही वो ट्रेनिंग भी ले रही है किसकी, एक अच्छा एथलीट बनने की। तो यह जो कथन है ये किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद, प्रकृति और पोषण विवाद से संबंधित है। क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था प्रकृति और पोषण में विवाद। यानी जो पेरेंट्स हैं दोनों एथलीट हैं तो उसे हेरिडिटी में मिल गई वो चीज़, और साथ ही वो क्या कर रही है, उसके लिए कोचिंग भी ले रही है। तो दूसरा क्या हो गया, नर्चर। अब आपको ये वर्ड क्लैश करता होगा तो देखो याद कैसे रखेंगे हम इसको, नर्चर। नर्चर यानी पोषण, और पोषण हमें कहाँ से मिलता है, वातावरण से। खाने पीने की चीज़ें सारी पोषण देती हैं, कहाँ से मिलता है, वातावरण से। नेचर कहाँ से मिलता है, हेरिडिटी से। चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं हम। तो आज हमने डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ी जिसमें हमारी प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, प्रीनेटल प्रसव पूर्व अवस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था। चाइल्डहुड बाल्यावस्था जो थी हमारी उसको हमने दो भागों में विभाजित किया, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। एक चीज़ और, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है हमारा ना, पूर्व बाल्यावस्था में जो भाषा विकास होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। पर अर्ली चाइल्डहुड के बाद हमारा था लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड। उसके बाद हमारी एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बाद हमें आगे नहीं पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन स्टेप बाय स्टेप फैशन, रेट्स ऑफ डेवलपमेंट वेरी इन अमंग द चिल्ड्रन, ये मैंने बता ही दिया। और कैसे चलता है ये, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। पहले बच्चा जनरल चीज़ों को करना सीखता है, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को स्पेसिफाई करता है। कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ, जितने भी फैक्टर्स हमारे डेवलपमेंट के अफेक्ट करते हैं, सोसाइटी हो गई, नेचर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, नेबरहुड हो गया, ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट कर, इन सबका इंटरेक्शन ही हमारा डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है हमारा डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अभी आपको कोई भी डाउट है अगर किसी को तो पूछ सकते हैं आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करके, और कुछ दोबारा समझना चाहते हैं तो बता दीजिए प्लीज़। चाइल्ड डेवलपमेंट एक व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी में ऑल ओवर द लाइफ जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है ग्रोथ, और ग्रोथ में जो चेंजेस होते हैं वो विजिबल होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, जैसे शरीर के भार, आकार आदि में परिवर्तन होना। ठीक है, ग्रोथ जो होती है हमारी ये लीनियर होती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है हमारा वो स्पाइरल होता है। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, बट डेवलपमेंट हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ग्रोथ जो होती है हमारी वो अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, 4 स्टेजेस मेनली होती है हमारी डेवलपमेंट की, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। प्रीनेटल स्टेज जो होती है हमारी वो बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है, और कब तक चलती है, बर्थ तक। इन्फेंसी स्टेज बर्थ टू 2 ईयर। चाइल्डहुड वैसे तो 6 to 12 ईयर होता है, जिसको हमने 2 to 12 ईयर होता है, 2 to 6 ईयर एंड 6 to 11। प्री चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद जो होती है हमारी वो एडोलेसेंस होती है। एडोलेसेंस हमारी मानी जाती है 12 से 18 ईयर तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेज है हमारी वो एडोलेसेंस स्टेज है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही चीज़ें एक बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, जिसमें जो हमारी हेरिडिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और डेवलपमेंट में जो एनवायरनमेंट का रोल होता है वो कैसा होता है, चेंजेबल होता है, यानी वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो वो हमेशा कैसा रहता है हमारा,
बदलता रहता है। एनवायरनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। उनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के लिए, वो नेचर और नर्चर यूज़ की जाती है। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, विकास जो है वो एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के सभी में प्रतिमान जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो सभी में सिमिलर होता है, बट जो द रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है इट इज़ डिफर इन ऑल। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफर इन ऑल बट द पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर इन ऑल। जो बताया आपको कि फ्रॉम द वर्म टू अ वर्म चलता है आपका प्रोसेस, किसका, डेवलपमेंट का। स्टेप बाय स्टेप होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। पहले हम सामान्य कार्यों को प्रारंभ करते हैं करना और उसके बाद हम स्पेसिफिक वर्क करना शुरू करते हैं। जैसे होल्डिंग पेन एंड पेंसिल के जो स्टेप्स दिए हुए हैं इसमें, ऐसे ही होल्डिंग द क्यूब के लास्ट में हम अपनी 4 फिंगर का यूज़ करते हैं, यानी हमारे जो हाथ के पोर्ट्स होते हैं उनका यूज़ करना शुरू करते हैं। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ऐसे ही इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों ही अपने एक बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, ये सारे हमारे एरियाज होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो वर्म से स्टार्ट हो जाता है, यानी माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। 2 तरीके के हमारे मोटर स्किल्स होते हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल होते हैं और दूसरे फाइन मोटर स्किल होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल जब बॉडी का एक लार्ज एरिया यूज़ होता है और जब बच्चा पैरों से चलने लग जाता है तो ये ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं हमारे वो, तो फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं हमारे, इसमें हमारे हाथों के पोर्स यूज़ होते हैं, और ग्रॉस मोटर स्किल जो होते हैं हमारे वो जो लार्जर एरिया को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।